जय हिंद साथियों। घटना चक्र के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। क्योंकि घटना चक्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत ही ये चैप्टर आता है और इसमें अलग 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 करके दिया हुआ है। लेकिन हिस्ट्री में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत ही ये सब एक ही जगह आ जाता है। तो अगर आप भी यूपीएससी का पीटी से लेकर के कोई भी वनडे एग्जाम दीजिएगा, जैसे मान लीजिए बीपीएससी या कोई भी बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम अगर दीजिएगा, अगर उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो इसी के इर्द गिर्द में घूमता हुआ रहेगा। तो आप देखिए और पहले नोट्स देखते हैं, फिर एक एक करके पीवाई की क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले नोट्स देखिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 ईस्वी में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 ईस्वी में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। जिसके बाद इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजमामबंदी आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एगेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गर्म दल के नेताओं की मुख्य मांगें अनुकूल प्रविघटन पैसिव रेसिस्टेंस पद्धति की थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, वेमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, और उसी का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। गोखले ने 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग, आधिकारिक नाम रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वर्ष 1899 ईस्वी में गोखले बॉम्बे विधान परिषद के लिए तथा कालांतर में एम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ।
उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ग्राम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। सैमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्षों के कारावास की सजा देकर मांडले जेल, वर्तमान म्यांमार, भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक सांप्रदायिकवादी नहीं थे। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठीकल, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी और उसके साथ में मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में किन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रभावित किया गया था? तो यह है 1898 ईस्वी के इटली अविसिनिया युद्ध ने, हाँ। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, हाँ। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, हाँ। रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, हाँ। ये सब सत्य है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अविसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजय हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय
इन सब ने प्रभावित किया, पर किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में ज़ारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी के संबंधी निम्न कथनों को पढ़िए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। हाँ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी में आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया गया। उदारवादी नेताओं ने संवैधानिक सुधारों, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। वे अंग्रेजी शिक्षा, आर्थिक सुधार और सामाजिक प्रगति के माध्यम से भारत को आधुनिक बनाना चाहते थे, जो यूरोपीय उन्नति से प्रेरित था। उदारवादी नेताओं में विशेषकर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की आलोचना अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया द्वारा किया था के माध्यम से तथा भूमि राजस्व, कर सुधारों, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की। 3 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या था? बी नंबर में है राजमामबंधीय आंदोलन, यानी कि अनुनय विनय की राजनीति। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजमामबंध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, वेमस चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत के स्वशासन पर बल देने पर बल दिया? तो ये है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 ईस्वी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह समभाव और मृद न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? ये गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी लाल बाल पाल, ये है तीनों। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? ये गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? तो यह है बाल गंगाधर तिलक।
वर्ष 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरों के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अतोत्तरत्वा समाप्त हो गई। तो यह है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बैंकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? यह है बीसी पॉल ने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक विपिन चंद्र पॉल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था बैंकिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है? वह ब्रह्मा समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। ये हाँ। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था। तो दोनों ये हैं, यानी ये और दोनों सही। विपिन चंद्र पाल ब्रह्मा समाज से जुड़े थे। वह समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। उनका उल्लेख अक्सर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के जैसे उग्रपंथी राजनेताओं के साथ किया जाता है। इन्होंने वर्ष 1901 ईस्वी में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद और तर्कवाद की घोषणा की। अतः स्पष्ट है कि दोनों कथन सत्य हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों को प्रभावहीन आया 1906 ईस्वी के बाद, यानी बंगाल विभाजन। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर ग्राम दल का प्रभाव बढ़ा। ग्राम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के ग्राम दल से संबंधित था? यह अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी ये नरम दल से थे। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष में से एक थे। 1893-94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रश्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 ईस्वी में पुलिस द्वारा मनिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर संयंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो यह है विपिन चंद्र पाल। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको
नरम दल और तौर पर जाना जाता है, तो नरम दल के तौर पर जाना जाता है, तो तौर पर नहीं जाना जाता। हाँ सॉरी, हम नहीं देख पाए बाल गंगाधर तिलक, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। 19 नंबर क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो यह है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ग्राम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये है मैजनी को। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 ईस्वी में राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अजीत सिंह भी उनके साथ निर्वासित मांडले वर्तमान म्यांमार निवासित कर दिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें वापस लौटने की अनुमति दे दी गई। लाला लाजपत राय ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की तथा वहां कुछ समय के लिए प्रवास भी किया। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? तो लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा। कौन मध्य मार्गी नहीं था? यह है बाल गंगाधर तिलक। ये ग्राम दल में थे। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्य मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? यह है अरविंदो घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंदो घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये है लोकमान्य या बाल गंगाधर तिलक। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो ये वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो ये वैलेंटाइन सिरोल। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? तो यह बाल गंगाधर तिलक। 30 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में किसने उसकी वकालत की और कहा था कि संस्कृत एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है? तो यह मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगा जब वे उपयुक्त में से अच्छा एक लोकप्रिय शिक्षक ने उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। हाँ, किया था। ब्रिटिश सरकार ने जब बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर W.C. रेंड तथा लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया, तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना ने बल्कि उन्हें अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई।
वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? यह है बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्षों के लिए कारावास की सजा देकर मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्षों के लिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में कौन सा एक निरूपित करता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन है, बी आंसर इसका है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायपीड़िता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। भारतीय मुसलमान 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, ये गलत है परंतु आर सही है। तो ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, नहीं राष्ट्रवादी। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, हाँ शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। आर सही है। तिलक सांप्रदायिकवादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी, पल, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व प्रारंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकवादी नहीं बल्कि जन जागरण था, सांप्रदायिकतावादी। 37 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था तो बाल गंगाधर तिलक ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कालकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? ये बाल गंगाधर तिलक। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक। 40 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो यह शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। अगला चैप्टर होगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अगर आप भी कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसको देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी नोट्स या कोई भी किसी भी सर के पास आप जाइएगा तो उसका नोट्स में घटना चक्र का ही क्वेश्चन रहता है, और आप अगर डायरेक्ट घटना चक्र देख के जाते हैं, देख करके जाइएगा तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप एकाग्रता के साथ बहुत जल्दी ही रिवीजन कर पाइएगा और क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप जितना जल्दी इसको रिवीजन कीजिएगा, जितना ज्यादा कीजिएगा, उतना कम आपका जो है क्वेश्चन गलत होने का चांस रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।